वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टडी कर लिया था इलेक्ट्रिक करंट, उसका डेफिनेशन और उसके एसआई यूनिट। अब उसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स बिगिन। पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में हम इसको पीडी बोल सकते हैं। बाय द वे, चलिए टर्म को प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे टर्म आया पोटेंशियल, POTENTIAL। पोटेंशियल का मतलब हो जाता है स्ट्रेंथ, राइट। और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, और ताकत उसकी होती है जिसका लेवल हाई होता है ना। जिसका लेवल होता है हाई उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका पोटेंशियल ज़्यादा, और जिसका लेवल होता है कम उसकी ताकत कम, या फिर उसका पोटेंशियल कम उसकी स्ट्रेंथ कम। तो इस तरीके से हमारे पास में एक छोटा सा मीनिंग यहाँ पर आ गया। दूसरा वर्ड मेरे पास में दिया गया डिफरेंस। तो डिफरेंस हम वही बात कर रहे भैया कि हमारे पास में एक का लेवल अगर ज़्यादा है और दूसरे का लेवल अगर कम है तो इन दोनों के बीच में, या फिर मैं ऐसा बना लेता हूँ इसको, अब समझ में आएगा कि एक का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का लेवल ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो इस वजह से इनके बीच में ना आपको नज़र आ रहा है एक डिफरेंस, और इस डिफरेंस के वजह से ना एक स्लोप बन गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल रख देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई बॉल में रख देता हूँ इस पॉइंट पे से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सो ये बॉल रोल एंड रोल होकर क्या होगा, ये जाएगा बी की तरफ, और द लेवल ऑफ बी, इस बी के लेवल तक वो पहुंचने वाला है। मीन्स इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ पे बॉल रखता हूँ, या फिर अगर मैं बॉल के जगह यहाँ वाटर ड्रॉप रखता हूँ, या फिर मैं यहाँ से एक टैप ओपन कर दिया, एक नल लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से अगर पानी छोड़ा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली द वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। और ये ए टू बी फ्लो क्यों हो रहा है, बिकॉज ए और बी के लेवल में डिफरेंस है। वाटर के फ्लो को हमने कहा था लास्ट क्लास में वाटर करंट, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो होना है, आगे बढ़ना है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है बिटवीन द टू पॉइंट्स और बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इजंट इट। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज़ अगर जारी है, मतलब उसका क्या हुआ होगा, उसका हुआ होगा वर्क डन, है ना, काम किया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, मतलब क्या क्या उसने काम किया है, मीन्स उसका हो गया वर्क डन। साथ ही साथ हम इस नल के पानी की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया एक पर्टिकुलर कंडक्टर जिसके है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है, मतलब उसका हो गया वर्क डन। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या लेके चलता है आगे, यस इट इज चार्ज, वो चार्ज लेके चलता है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज लेके जब जाना होता है, तो चार्ज लेके जब जाता है तब क्या होता है, वर्क डन होता है, इजंट इट। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क इज डन फॉर मूविंग यूनिट चार्ज, वो 1 कूलम हो सकता है, वो मोर देन 1 कूलम हो सकता है, मैंने आपको बताया था चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनाया था वैसा हम यहाँ पर भी बना देंगे। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज व्हाट PD इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या है, यस इट इज वर्क डन, राइट। और चार्ज कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स PD इज इक्वल्स टू वर्क डन का क्या सिंबल होता है, स्मॉल w, और चार्ज का क्या हो गया Q।
एक बात ध्यान रखिए, जो हमारे पास में SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, इट इज़ व्हाट, वोल्ट। क्या होता है वो? वोल्ट। ये चीज़ हमने स्टडी की है। और ये कहाँ से आया है वोल्ट? सर अलेक्जेंडर वोल्टा ने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया था बिटवीन द टू टर्मिनल, इसलिए उन्होंने अपने सरनेम पर नाम रख दिया, इसका यूनिट रख दिया वोल्ट। सिंबल इसका क्या होता है? V। सो इन प्लेस ऑफ PD वी कैन ऑल्सो राइट इट एज V। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है जो कि आने वाले लेक्चर्स में, इस चैप्टर में हमको दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो V इज इक्वल्स टू W/Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में हो गया है। बाय द वे, आप लोग जानते हैं कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है? यस, इट इज जूल, राइट। फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क डन का जूल होता है। और चार्ज का क्या होता है? कैपिटल C, यानी कि कूलम। आपको सब बातें पता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। रेजिस्टेंस को हम लोग ने समझा था बाय यूटिलाइजिंग ओम्स लॉ, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ओम्स लॉ, राइट। कि अगर मेरे पास में ये कंडक्टर है, हमारे पास में अगर यहाँ पर एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन तो भैया फ्लो होने वाले हैं, चार्ज देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होने वाले हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से फ्लो होंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो होते समय पर वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ये हमको ही पता है कि अगर क्लासरूम खाली है तो हम बिंदास आगे में चल सकते हैं, लेकिन अगर क्लासरूम ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से भरी हुई है और रिसेस का टाइम अगर है तो उस समय पर सारे रैंडमली इधर उधर मूव होते रहते हैं। एट दैट कंडीशन, एट दैट पॉइंट, एट दैट इंटरवल, हम जब चलने की कोशिश करते हैं आगे तो हमको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं बाकी के स्टूडेंट्स। तो ऐसे समय पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? उनके साथ टकराना होता है, या फिर उनको धक्का देना होता है, फिर उनको बाजू करना होता है। सेम हैपनिंग हियर। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होंगे। एट द सेम कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे तो वहां पर होता है फ्रिक्शन। वहां पर क्या होता है? फ्रिक्शन। एक बात बता रहा हूं जिसको आप बिल्कुल करके मत देखिए, लेकिन आपने कभी ना कभी फील किया होगा। अगर आपने कोई प्लग सर्किट में लगाया और कोई भी डिवाइस जैसे कि फैन, कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर अगर ऑन किया है, चलता है, फिर आपने सेफली स्विच ऑफ कर दिया और प्लग निकाल लिया, तो जब आप प्लग के पिन को टच करोगे ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारे पास में प्लग होता है, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से वायर, और यहाँ पर आप लोग को एक न्यूट्रल का बड़ा पिन मिलता है, फिर दो छोटे पिन मिलते हैं ना। तो जब हम इनको टच करते हैं थोड़ा आपको हीट या फिर यहाँ पे वार्म फील होता है, थोड़ा गर्माहट महसूस होती है। ये गर्माहट क्यों आई? ये गर्माहट क्यों आई भैया? इट इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट पास होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो वो बीच में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, जिस वजह से जनरेट होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जनरेट करती है हीट। फ्रिक्शन क्या जनरेट करती है? हीट। उसी के ऊपर से ये बात बोली गई है, अगर आपको इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस प्लेस करोगे, जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास में A है, ये पॉइंट हमारे पास में B है, A और B के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V प्लेस कर दिया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेटअप हुआ, लेवल में डिफरेंस आया, एट द सेम इंस्टेंट चार्ज इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट, दैट इज व्हाट? I। तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा उसमें से करंट पास होगा। तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि भैया जब एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी भी बढ़ती है तो वो हो जाता है हमारा इंस्टेंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट। दूसरी बात यहां पर क्या आ जाती है कि अगर इसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं करंट की वैल्यू और बढ़ा दूं, या फिर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ा दूं, पोटेंशियल ज्यादा डिफरेंस बढ़ाने की वजह से करंट उसमें से और पास होगा, तो हीट जनरेट होंगी, तो एक समय ऐसा आएगा
कि ये कंडक्टर मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट है, वो मटेरियल, जिस मटेरियल से मटेरियल बना हुआ है, कंडक्टर बना हुआ है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट अब नहीं रहेगा। अगर वो मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? नॉट एट ऑल, पास नहीं होगा। इस वजह से हमारे जॉर्ज ओम क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें से इतना पोटेंशियल डिफरेंस पास होना चाहिए ताकि हमारे इस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोग ने इसके लॉ को भी स्टडी किया था, डेट वाज ओम्स लॉ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग V और यहाँ पर क्या है I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम लोग लेंगे यहाँ पर R। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जिस तरीके से ज़्यादातर बोला जाता है, V इज इक्वल्स टू वॉट, I R। V इज इक्वल्स टू I R। तो जनाब ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, वेयर R इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे R इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया भैया एक रुकावट करने की एक्टिविटी जो कि इस कंडक्टर के अंदर में थी। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हमारे कंडक्टर का फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। V का आपको यूनिट पता है, इट इज वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। I का आपको पता है, इट इज व्हाट, एम्पियर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? R का यूनिट क्या हो जाता है? R का यूनिट है, लिखते हैं यहाँ पे SI। यूनिट ऑफ R इज क्या है? इट इज ओम, राइट, इट इज ओम। वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल है ओम का। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे भी कवर कर लेते, डेट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लैटिन सिंबल रो। साइड में लिख देता हूं RHO, रो। इसका सिंबल का ये नाम लिख रहा है साइड में। रेजिस्टेंस रुकावट आपको पता है, रेजिस्टिविटी तो रुकावट लाने की एबिलिटी, रुकावट लाने की एबिलिटी, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसको समझाने के लिए ना बहुत सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। देखिए ये हमने बनाया एक कंडक्टर और इस कंडक्टर के हमेशा की तरह ये बना दिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज, राइट, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, ये कंडक्टर का लेंथ है। एंड दिस वन इज द A, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए मान के चलते एक लीनियरली एक लाइन में 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अगर मेरे पास में लेंथ ज़्यादा है और एरिया कम है तो ये कंडीशन है। मैं इसी कंडक्टर को क्या करता हूँ ना, इसी कंडक्टर को जैसे कि ये रखा है, इसको मैं ऐसा कॉम्प्रेस करता हूँ, इसी को ऐसे दबा देता हूँ, सेम कंडक्टर को, दूसरा नहीं लेता, इसी को जब कॉम्प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देगा। आप समझ ही सकते हो, बचपन में हमने खेला होगा, मिट्टी को जब हम लोग जमा करते हैं ऐसा तो उसका एक हिप बन जाता है, इस तरीके से एक हिप बन जाता है उसका, लाइक दिस। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कंडक्टर का मटेरियल जब एक जगह वो एग्रीगेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो इस तरह कुछ समझ में आएगा। ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लीनियरली किसी एक लाइन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक लाइन में ना, अब डेफिनेटली आ गए कम, स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन कम आ जाएंगे, राइट। इससे हमको क्या समझ में आता है, जब लेंथ ज़्यादा है, जब लेंथ ज़्यादा है तब इलेक्ट्रॉन्स भी देखो ज़्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
और यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोलाइड होकर, स्ट्राइक होकर, टकरा कर जाना पड़ेगा। और टकरा के जाना पड़ रहा है मतलब वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ आ गया रेजिस्टेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब आए, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है। सो लेंथ बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। समझ में आपको ये बात? तो इसीलिए हम बोलेंगे, थोड़ा करीब लिख लेता हूँ, कि दोनों क्वांटिटीज जब एक साथ बढ़ रही है डेफिनेटली इट इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही बात है, ये होगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, इसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो फिर कोलिजन कम हो जाएगा, एक दूसरे के साथ टकराना कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कब हुआ, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, है ना। ये एरिया पहले छोटा था, अब वो बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो गया। सो एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, सो इट इज द इंस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कम हुए, मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों जगह देखिए रेजिस्टेंस है R, दोनों जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन है, लिख दी भैया, अच्छी बात है। ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास में L, यहाँ पे 1 है तो 1 × L, L ही रहेगा। नीचे में आपके पास में क्या है, A, तो L R directly proportional to L by A, where L is the length of the conductor, area is the area of cross section। अब हमारी रीत ये हो जाती है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे R लगाया था। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर जो कांस्टेंट लगाना है वो हम लोग लगाएंगे रो, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। एंड व्हाट वी विल राइट हियर, वेयर रो इज resistivity constant, where rho is what, resistivity constant। रो के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए अगर फॉर्मूला बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी इसको अकेला कर दो। A जाएगा R के पास, सो यू विल गेट हियर RA, राइट। ये L आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, तो व्हाट यू विल गेट हियर, अपॉन L, ठीक से लिख लेते हैं इसको, अपॉन L इक्वल्स टू साइन, इधर में रो अकेला रह गया, इधर का सब इधर चले गया तो रो हेयर। देयरफॉर रेजिस्टिविटी दैट इज रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको समझ में आ गया है क्या जी? चलिए, अगर समझ में आ गया तो आपको एक बात बताए, तो अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करना है, सिंपल सा तरीका हमेशा बताता हूँ कि क्या मेरे पास रो है, ठीक है, ये R है, ये A है, और ये ना L है। L को मैं फिलहाल के लिए समझने के लिए 1 समझ लो इसको। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, आप सभी को पता है कि जब सीता माँ के साथ राम और लक्ष्मण चले गए थे वनवास में, रामायण की बात बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ था उस समय पर, जैसे रावण सीता मैया को लेकर चले गए थे अपने लंका में, उस समय कौन रोए थे, डेफिनेटली श्री राम भगवान रोए थे। और जब हनुमान जी वहाँ पर गए और लंका पूरी जला दी, तो लंका जलाने के बाद कौन रोया, यस, रावण रोया। बराबर, तो ध्यान रखना, रो रावण, रो रावण, इस तरीके से आपको याद रहेगा। रो इज रेजिस्टिविटी RA एंड अपॉन L, मतलब हमने 1 पकड़ लिया सर, रो रावण। काफ़ी आसान है याद करना, कुछ मुश्किल नहीं है, क्लियर है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ऑल्सो आपका जो A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होता है, ये होता है πr², दैट इज
एरिया ऑफ सर्कल, है ना, सर्कुलर पाथ है वो, इसलिए कैसा रहेगा वो, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं एस आई यूनिट की। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, रो। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, देखो भैया रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हमारे पास में लिख दिया हमने, ओम होता है, लिख दिया है, अच्छी बात है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया होगा किसी का भी एरिया रहा वो क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हम एस आई यूनिट पकड़ रहे हैं, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, सो एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। और एल मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, राइट। सो यहाँ का एक m और यहाँ का एक m कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है m इंटू एम, एम स्क्वायर मतलब m इंटू एम, अपॉन क्या था ये m, 1m कैंसिल, सिर्फ एक m बच गया हमारे पास यहाँ पर। व्हाट रिमेन हियर, इट इज, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ओम एंड व्हाट, मीटर। So ohm meter is the SI unit of resistivity. यहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लिया। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता है, एक सवाल जो हमेशा आता है कि व्हाई ड्यूरिंग थंडरिंग बिजली आसमान से धरती की तरफ या फिर पेड़ पे पड़ती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। ध्यान रखिए, कहाँ समझाओ, इधर बात कर लेते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। देखिए भैया ये एक बादल है आसमान का और ये एक बादल है, इन दोनों के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अबव 30,000 वोल्ट नहीं हो जाता, 30,000 वोल्ट के ऊपर जब तक डिफरेंस नहीं होता तब तक कोई एक्टिविटी नहीं होती। जैसे ही 30,000 वोल्ट के ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों क्लाउड के बीच में हुआ, तब चार्ज हायर लेवल टू लोअर लेवल जंप करता है, तब चार्ज हायर लेवल टू लोअर लेवल जंप करता है। अगर आपको पता करना होगा कि ये चार्ज कैसे जनरेट होता है, तो 9th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको स्टडी करना पड़ेगा हमारे वीडियो लेक्चर में। उसी समय पर अगर इस बादल से भी लोअर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिल जाता है कि इससे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, सपोज पेड़ पे या फिर अगर अर्थ पे, बिकॉज हियर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ नेगेटिव। अगर ऐसा ही नेगेटिव यहाँ रहेगा, चार्ज अगर यहाँ से जंप हो रहा है तो, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव अर्थ में हमारे पास में होती है ट्रीज, और खुद अर्थ भी हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, सो फ्रॉम वेरी हाई पोटेंशियल टू वेरी लो पोटेंशियल ऑन द ट्रीज और ऑन द ग्राउंड, द थंडर बोल्ट दैट इज बिजली, इसको हम लोग कहते हैं, विल फॉल और विल स्ट्राइक, राइट। ये बात हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की है। तो ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट्स का आंसर हम लोग को मिलने वाला है इस चैप्टर में। धीरे धीरे हम लोग ना उस टॉपिक की तरफ जिसका इनिशियल टर्म है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन से इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के स्टडी जो हमको करना है, उसके लिए सारे कंस्ट्रक्टिव आइडिया हम लोग स्टडी करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए एक बार इसको नज़र कर लीजिए, मिलते हैं फिर एक बार। थैंक यू।